हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएल सेंटर। आज हम डिस्कस करेंगे संविधान में जो शेड्यूल होती है उसको लेकर के। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेंगे न्यूज में क्यों है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किया है, जो रिजर्वेशन का फॉर्मूला है रिजर्वेशन का, उसको जो है कि आप 9th शेड्यूल में जो कि इंक्लूड किया जाए। बात समझ रहे हो? जो अभी क्या है कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन कोई भी सीट के लिए, राइट। कुछ केस में तमिलनाडु के लिए दिया गया है, तो उनका एक कहना था छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर का, अब इसको बढ़ा करके 79-80% कर दीजिए और इसको 9th शेड्यूल में डाल देंगे तो आपके लिए हम तो सही होगा। तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री थे ऐसा क्यों कह रहे थे वो 9th शेड्यूल में ही डालने के लिए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है 9th शेड्यूल के बारे में डिस्कस करना। इससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे संविधान है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें कितने शेड्यूल हैं, आर्टिकल तो बाद में डिस्कस करेंगे, क्या है, कितने पार्ट हैं, कितनी भाषाएं, सब चीज। लेकिन शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल भी पूछे जाते हैं। शेड्यूल देखिए, टोटल 12 शेड्यूल आते हैं हमारे लिस्ट में संविधान के। लेकिन इससे पहले हम कुछ करें, हम एक चीज डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। डिस्कस वो क्या करेंगे, जो शेड्यूल है, शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत। मैं भारत अब यूज वर्ड कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि हर जगह सरकार यूज कर रही है भारत भारत, तो हम काहे के ना करें भैया। ठीक है, वो अलग चीज है कि जब आएगा इशू तो देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द भारत, ठीक है, ऐसी चीजें यूज हो रही हैं, तो हम भी कदम से कदम मिला करके क्यों न चलें। कभी उचित समय आया तो भारत वर्सेस इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली हम डिस्कस करते थे कि भारत का मतलब रूरल एरिया, इंडिया का मतलब कि मॉडर्न अर्बन एरिया के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बट अब भारत वर्ड यूज किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, कैसा है, वो एक सब्जेक्टिव टाइप है। किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, करेंगे तो क्या चीज़ें होंगी, वो लीगल इशू है। यहाँ पे हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने जो है कि शेड्यूल हैं, तो टोटल देखिए 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, कितने शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल हैं। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, क्या अभी से 12 हैं या संविधान बना तब से 12 हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे हैं, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो था भारत का, इसमें केवल 8 जो कि शेड्यूल थे। फिर करंट ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के दौरान 4 शेड्यूल और ऐड किया गया। तो कौन कौन सी शेड्यूल ऐड किया गया, 9th शेड्यूल ऐड किया गया, 10th शेड्यूल ऐड किया गया, 12th शेड्यूल, 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल को ऐड किए हम। तो आपके दिमाग में आया इनमें क्या, कौन से शेड्यूल में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। टोटल अब हमारे पास कितनी है करंट टाइम में, टोटल शेड्यूल कितने हैं, 12 हैं। और समझ गए, ओरिजिनल कितने थे, 8 थे, और जो है कि 4 और ऐड किया गया, टोटल जो है कि 12 हो गए। तो जो 9th जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। 10th जोड़ा गया आपका 52, सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। उसके बाद 11th शेड्यूल को जोड़ा गया 73, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फिर उसके बाद 12th को 74, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ये 4 हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोड़े गए। अब यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है, कौन कौन सी शेड्यूल में है। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक होगा दोस्तों, ये 9th शेड्यूल के बारे में हम ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद हम ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम, जब जब न्यूज आएगा, जब जब उचित समय आएगा, तब तब हम उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जितनी शेड्यूल है उनमें रियल में बातें क्या कही गई हैं। रियल में जो बातें कही गई हैं, पहले शेड्यूल में एक लिस्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी एंड द टेरिटरी डिमार्केटेड, मतलब इंडिया की भूभाग के बारे में बात की जाती है, मतलब टेरिटरी, रियल में इंडिया कहाँ तक है। उसके बाद सेकेंड जो शेड्यूल इसमें क्या है, जैसे प्रोविजन क्या है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर एंड हाउस ऑफ द पीपल एंड द चेयरपर्सन, द डिप्टी चेयरपर्सन काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा के
और उसके बाद असेंबली के जो चेयरपर्सन वगैरह होते हैं, मतलब यहाँ पे देखिए जो प्रेसिडेंट हैं, फिर इसके बाद जो गवर्नर हैं, फिर उसके बाद जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर हैं, प्रेसाइडिंग ऑफिसर, प्रेसाइडिंग ऑफिसर में स्टेट असेंबली, काउंसिल, राज्यसभा, लोकसभा के जो स्पीकर चेयरपर्सन हैं सब आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं काउंसिल स्टेट, फिर जज, अगर जज की बात करते हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों के आ जाते हैं। फिर उसके बाद सीएजी के बारे में बात की गई है, उनके अफर्मेशन प्रोविजन को सारी चीज़ों को लेकर के, फिर उनके मतलब क्या चीज़ें होंगी, क्या एलिजिबिलिटी होंगी, इन सारी चीज़ों को लेकर। जो थर्ड बोली जा रही है इसमें ओथ अफर्मेशन को लेकर के बात की जाती है। फोर्थ जो शेड्यूल है उसमें बात की थी एलोकेशन ऑफ द सीट फॉर द स्टेट, मतलब जो फोर्थ शेड्यूल है इसमें ये कहा जा रहा है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जो राज्यसभा में स्टेट से जो सीट अलॉट होगी, ठीक है, कितनी होंगी, कैसे होगी, उसमें जैसे 31 राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, इस चीज की बात मैं कर रहा हूँ। इसके बाद फिफ्थ शेड्यूल किया जाता है शेड्यूल एरिया एंड द शेड्यूल ट्राइब्स एरिया के लिए, पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया सभी एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के लिए। बट 4 स्टेट को छोड़ करके, क्या है, AMMMT, और जो 4 ये स्टेट छोड़ रहे हैं ये आपके सिक्स्थ शेड्यूल में आते हैं। वो AMMT क्या हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं, इसके बारे में डिस्कस करता हूं अभी मैं। क्या है, जो ये 4 स्टेट हैं, ये आपका असम है, फिर मेघालय है, फिर उसके बाद आपका मिजोरम है, फिर उसके बाद त्रिपुरा है, ठीक है, ये 4 स्टेट हो गया। फिर उसके बाद 7वें शेड्यूल की अगर हम बात करें तो इसमें स्टेट मतलब डिवीजन ऑफ द पावर की बात की जाती है या फिर फेडरल फीचर की बात की जाती है। फेडरल फीचर का मतलब 3 लिस्ट होंगी, एक कौन सी होगी, एक सेकेंड मैं फिर से स्क्रॉल कर रहा हूं, एक यूनियन लिस्ट होगी, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट जो है कि लॉ बनाएगी। दूसरा आपका स्टेट लिस्ट होगी, इस पे स्टेट्स जो है कि अपने लॉ बनाएंगे। और तीसरा जो होगा यहाँ पे देखिए कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे। इसके बाद अगर हम 8th शेड्यूल की बात करते हैं दोस्तों, 8th शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें तो वैलिडेशन द प्रोविजन, सॉरी मैंने 8th शेड्यूल को स्किप कर दिया, 8th शेड्यूल है, इस पे लैंग्वेज की बात की जाती है, कौन कौन सी लैंग्वेज शेड्यूल में है। 9th शेड्यूल यही हमारा मेजर टॉपिक है, इसमें यह है कि कोई भी एक्ट राज्य सरकार और केंद्र सरकार का अगर डाल दिया जाता है तो वो जुडिशियल स्क्रूटनी से बच जाता है। इन डेप्थ में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 10th शेड्यूल की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हैं, जिसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में 1985 में 52वां ही बोला जाएगा शायद हिंदी में, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। लेकिन ये एंटी डिफेक्शन क्वालिफिकेशन को लेकर के बात किया थी जी। लेकिन अगर 12th 11th शेड्यूल की हम बात करते हैं तो इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। और 12th की अगर बात करते हैं तो अर्बन लोकल बॉडी की बात करते हैं, जो कि ऐड किया गया। ये हमारा हो गया जो कि हम शेड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमारे लिए एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है, हालांकि 10th शेड्यूल 6 दिया गया, हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे। हमारे लिए जो टॉपिक है, हमने बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया, टॉपिक जो न्यूज में है, न्यूज में यह है कि छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत से ये बोला है कि आप जो रिजर्वेशन का है सिस्टम, इसको आप 9th शेड्यूल में ऐड कर दीजिए, ठीक है। लेकिन हालांकि अभी रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है 50% से किसी भी हालत में ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन तमिलनाडु एक एक्सेप्शनल है, उसमें 69% क्यों है, वहाँ पे जो मेजर पॉपुलेशन है जो स्टेट की, और लगभग 90% जो कि आपका शेड्यूल कास्ट से ही या जो कि अदर देन और रिजर्व जनरल कैटेगरी से आती है। तो यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है,
अब क्या टॉपिक पे आते हैं, जो न्यूज में देख लिए क्या था कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत से ये बोला कि नहीं सर आप इसको जो कि 9th शेड्यूल में कर दीजिए। तो हमारे लिए एक ये है जो 9th शेड्यूल है, जो 9th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत में है, इसका मतलब क्या है। इसमें यह है, देखिए ये पहली बात तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में इसको जोड़ा गया। दूसरी चीज, अगर इसमें यूनियन एंड स्टेट अगर का कोई लॉ अगर इनमें डाल दिया जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है, तो ये जुडिशियल स्क्रूटनी से परे हो जाएगा, मतलब नहीं किया जा सकता जुडिशियल स्क्रूटनी। और जब ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, 9th शेड्यूल जोड़ा गया, ऐड किया गया। इसके बाद और भी चीजें जोड़ी गई, जिसमें ये जोड़ा गया 31, ठीक है, क्या हो गया 31 एक सेकेंड 31 जो कि यहाँ पे बी आर्टिकल फंडामेंटल राइट में ऐड कर दिया गया। बात समझ रहे हो। और एक कहता है 39B कहता है नॉन एक्ट विद वायलेशन ऑफ द ग्राउंड द राइट रिस्ट्रिक्टिव इन द नेचर, ठीक है, इसमें ऐड कर दिया, कोई रिट्रोस्पेक्टिव नहीं लगेगा, ये आगे से देखा जाएगा। लेकिन एक चीज और यहाँ पे देखेंगे, क्रिटिसिज्म भी कुछ किया जाता है कि आप जो कुछ भी डाल दीजिए कि जो कि इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। बात समझ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये बोला गया जो वुमेन रॉ केस था 1981 का, फिर उसके बाद IR कोहेयो जो केस था 2007 का, इसमें यह कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। कौन सा केस, जुडिशियल रिव्यू जो IR कोई इहो केस 2007 में ये कहा गया कि इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, किसका, 9th शेड्यूल का। 9th शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें किया जा सकता है इसका क्या, जुडिशियल रिव्यू। लेकिन इससे पहले नहीं होता था, इसको डाल दिया जाता था। बट ये कहते हैं कि इसको चैलेंज नहीं किया सकता, वायलेशन ऑफ द, इसको चैलेंज किया जा सकता किस पे, जब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो। लेकिन इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता अगर कोई इसमें डाल दिया गया कि आपका ये फंडामेंटल राइट वायलेट करता है। देखिए इसमें बड़ा कॉन्ट्राडिक्शनरी आता है। क्या कॉन्ट्राडिक्शनरी आता है, इसके कह रहे हैं कि चैलेंज किया जा सकता है, इसमें चैलेंज फॉर जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। इसमें कहते हैं कैंट नहीं किया जा सकता जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेशन हो, ठीक है। दूसरी ये बात क्या किया जा सकता है, जब बेसिक स्ट्रक्चर हो। तो देखिए जो जुडिशरी ने गेम कर दिया, कहा नहीं भी करेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जबकि फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर का एक फीचर्स है। बात समझ रहे हो। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, मतलब अगर वायलेट होता है बेसिक स्ट्रक्चर, अगर आप सवाल पूछे सीधे लैंग्वेज में कि अगर फंडामेंटल राइट वायलेशन होता था, अगर फंडामेंटल राइट को अमेंड करके 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए, तो क्या इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, न्यायिक समीक्षा हो सकती, तो नहीं। लेकिन अगर ये पूछा जाए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का अगर संविधान के वायलेशन करता है और उसको जो कि 9th शेड्यूल में डाल दिया गया है अनुसूची में, क्या उसका न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, तो बोला जाएगा कि जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये डिफाइन होगा ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, कि जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो प्रोसीजर जो आप वायलेशन कर रहे हो कि प्रोसीजर क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो कि जुडिशरी वो डिसाइड करेगी रियल में इसका ऑब्जेक्टिव है क्या। बात समझ रहे हो। यहाँ पे हमने एक बार फिर से हमें रिवीजन करना है कि हम रिवीजन कर लेते हैं कि क्या है रियल में, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूंगा, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। रिवीजन कर लेंगे तो हमारे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि हमें और अच्छे से याद होना चाहिए, और याद हो जाए तो हमारे लिए यही हमारी क्लास का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। एक सेकेंड आप रुकिए जरा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहले पे क्या है, यूनियन टेरिटरी के बारे में बात की जा रही है। दूसरे में क्या है, जो प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर है, CAG है, इनके लोगों के वो जो कि
जो कंसेशन वगैरह दिया जाता है उसके बारे में बात की। और इन्हीं लोगों का ओथ अफर्मेशन के बारे में बात किया जाता है, क्या ओथ अफर्मेशन होगा। फोर्थ शेड्यूल में बोला जाता है जो राज्यसभा का कितना रिप्रेजेंटेशन होगा, सॉरी जो स्टेट का कितना रिप्रेजेंटेशन होगा राज्यसभा में। पांचवा में शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल एरिया जो होती है उसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात किया जाता है, लेकिन 4 स्टेट को छोड़ के, क्या, AMMT, ठीक है। और जो AMMT जो 5वें शेड्यूल में नहीं आते उनको 6वें इस शेड्यूल में डाला दिया जाता है। वो क्या है स्टेट आपका, यहाँ असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। उसके बाद 7वें शेड्यूल में बोला जाता है फेडरल फीचर, मतलब कार्य का विभाजन, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। और 8वें में लैंग्वेज की बात की जाती है, क्या लैंग्वेज क्या है। 9th में यह है कि कोई भी कानून अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू से हट के होगा। 10th शेड्यूल का बात किया जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसमें अब डिस्क्वालिफिकेशन की बात की जाती है। इसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में किया गया। फिर उसके बाद 11th की बात की जाती है, 11वें अनुसूची की जब बात की जाती है उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात की जाती है, जब 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू किया गया। 12th में लास्ट में है अर्बन लोकल बॉडी की बात की जाती है, इसको 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 92-93 में अमेंडमेंट करके किया गया। यह हमारा आज का टॉपिक था कि क्या हमें डिस्कस करना चाहिए, क्या रीजन होता है 9th शेड्यूल को लेकर के। कभी हम डिस्कस ये भी करेंगे 5th शेड्यूल और 5th शेड्यूल और द 6th शेड्यूल में डिफरेंसेस क्या है, शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स एरिया के बारे में। इस लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।